नमस्कार दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे साइंस और साइंस में एक पार्ट था अपना मस्तिष्क। पार्ट का नाम क्या था भाई? मस्तिष्क। मस्तिष्क अपन पढ़ रहे थे। कल अपन ने पढ़ा था, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के भाग होते हैं 3। मस्तिष्क के भाग कितने होते हैं? 3। वहीं पे अपन ने पढ़ा था कि इसका पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क यानी आगे का मस्तिष्क, और एक भाग होता है मध्य मस्तिष्क यानी बीच का मस्तिष्क, और एक भाग होता है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र, मध्य और पश्चिम कुल कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। इस अग्र मस्तिष्क भाग के भी आगे 2 भाग होते हैं, सेरिब्रम और डाइएनसेफेलोन। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है, याददाश्त करने का काम करता है, बुद्धि, चिंतन, इन सब का केंद्र होता है। अपन जो बोलते हैं, बोलने की भाषा पर नियंत्रण करता है। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो कहाँ से बोल रहा हूँ? सेरिब्रम से। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम। सबसे विकसित भाग। सर ये सबसे विकसित क्या? हमारे शरीर के सभी अंग, शरीर के सभी अंग। हमारी एक उम्र होती है जिसमें अपन कहलाते हैं वयस्क। उस वयस्क होने तक हमारे शरीर के अंग वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं। जब अपन वयस्क हो जाते हैं तब वो पूर्ण रूप से वृद्धि कर चुके होते हैं। उसके बाद उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी एक वयस्क की उम्र अपन आंकलन करें कि 21 से 22 साल या 22 से 23 साल। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति की हड्डियां बढ़ती है तो वो रोग कहलाता है। अगर किसी के अंदर यकृत बढ़ता है, किसी के अंदर किडनी का जो आकार है उसमें वृद्धि हो जाती है, आंत में वृद्धि हो जाती है, तो ये रोग कहलाते हैं। वैसे ही हमारा मस्तिष्क, जब तक अपन मर नहीं जाते, जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, तब तक ये हर रोज, हर मिनट, हर सेकंड विकसित होता रहता है। जबकि शरीर के बाकी और अंग विकसित एक वयस्क होने तक ही रहते हैं, उसके बाद उनमें विकसितता नहीं आती। जैसे मान लो कोई मंदबुद्धि बच्चा है, अगर उसे विकसित होना है तो वो वयस्क होने की उम्र से पहले ही विकसित हो सकता है, उसके बाद में उसमें विकसितता नहीं आती। तो शरीर का सबसे विकसित भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम। याददाश्त, बुद्धि, चिंतन, इन सब का केंद्र होता है, बोलने की भाषा पर नियंत्रण करता है। इसका दूसरा पार्ट होता है डाइएनसेफेलोन, और इसमें डाइएनसेफेलोन के अपन ने 2 पार्ट किए। एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस के बारे में अपन ने पढ़ा है कि ये सर्दी का अनुभव करवाता है, गर्मी का अनुभव करवाता है, जलन का अनुभव करवाता है। शरीर के किसी भी अंग पे, शरीर की किसी भी जगह पर हमें जलन का, सर्दी का या गर्मी का अनुभव होता है तो वो अनुभव कौन करवाता है? थैलेमस। क्या जहाँ पर हमें सर्दी गर्मी लगती है वो स्किन या हाथ, अंगुली कोई हमें बताती है क्या कि हमें सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है? नहीं। कौन अनुभव करवाता है? थैलेमस। जबकि हाइपोथैलेमस का काम होता है भूख प्यास। हाइपोथैलेमस का काम होता है भूख, प्यास, काम, क्रोध, किसी के प्रति ईर्ष्या, ये सब किस में होता है? हाइपोथैलेमस में। किसी के प्रति क्रोध आना, किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्यार होना, एक माँ का अपने बेटे के प्रति बहुत ज्यादा वात्सल्यता होना, प्यार होना, ये सब किस में निहित होता है? हाइपोथैलेमस में। वहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर में ताप का नियंत्रण, शरीर में ताप का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? पूछा गया क्वेश्चन है। शरीर में ताप का नियंत्रण किसमें? शरीर में। किसका नियंत्रण? ताप का नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? हाइपोथैलेमस। 99.99% कैंडिडेट राइट लगाते हैं थैलेमस पे। जबकि शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। दोस्तों एक भाग होता है मध्य मस्तिष्क। ये जो मध्य मस्तिष्क होते हैं इसके भी 2 पार्ट होते हैं, सेरिब्रल पेंडेकल, कॉर्पोरोक्वार्डिजेमिना। ये जो सेरिब्रल पेंडेकल होता है, इस सेरिब्रल पेंडेकल का काम होता है इस मध्य मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ना। सेरिब्रल पेंडेकल का कार्य क्या होता है? इस मध्य मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ना। जबकि कॉर्पोरोक्वार्डिजेमिना, इस भाग का काम होता है देखने व सुनने, देखने व सुनने संबंधित क्रियाओं पर नियंत्रण। सर मान लिया कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, पर हमें पता है कि देखने का काम हमारी आंखें करती है, सुनने का काम हमारे कान करते हैं। यहाँ पर मस्तिष्क का क्या लेना देना? देखिए, आंख
हमारे पास है, कान हमारे पास और मस्तिष्क भी हमारे पास है, लेकिन हमारी आंखें केवल सामने जो प्रतिबिंब दिख रहा है, जो सामने चित्र दिख रहा है, उसको अपनी आंखों में प्रतिबिंब बनाती है। जो सामने दिखाई देता है उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनाती है? अपनी आंखों में। आंखों को पता नहीं रहता है कि सामने जो चित्र है हमें दिखाई दे रहा, उस वस्तु का नाम क्या है या फिर वो कौन सी वस्तु है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, आपका जवाब आएगा सर पेन। आपकी आंखों ने बोला क्या ये नहीं। ये जवाब किसने दिया कि ये पेन है? कॉर्पोरो क्वालिटी जेमिना। क्योंकि देखने और सुनने संबंधित क्रियाओं पे नियंत्रण कौन करता है? कॉर्पोरो क्वालिटी जेमिना। अपने परिवार के लोगों में से अपने को कोई एक कैंडिडेट दिखा जाए, फिर पूछे कि आपसे इनका क्या संबंध, अपन बताएंगे कि ये हमारे चाचा जी लगते हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, बड़े भाई। किसको पता है ये चीज़? कॉर्पोरो क्वालिटी जेमिना। उसी तरीके से सुनने की जो क्रियाएं होती है उन सब पर भी नियंत्रण करता है कॉर्पोरो क्वालिटी जेमिना। जैसे घर में से अपने को कोई भी आवाज़ देता है, आप आवाज़ सुनते ही टक से पहचान जाते हो कि आवाज़ किसकी थी। बड़े भैया ने आवाज़ दी थी या घर में किसी और ने आवाज़ दी थी। ये कौन रीड करवा रहा है? कॉर्पोरो क्वालिटी जेमिना। कई बार क्या होता है, बाइक वाइक चलाने का आजकल पैशन है, जब तक बहुत ज़्यादा स्पीड में बाइक अपन नहीं ड्राइव करते हैं, पड़ोसी को कैसे पता चलेगा कि हमें बहुत अच्छे से बाइक चलाना आता है या फिर हमने बहुत महंगी गाड़ी खरीदी है। दिखाने के लिए कई बार हमें बहुत स्पीड में गाड़ी चलानी पड़ती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, लग जाती है। वहीं पर आपने सुना होगा कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो एक वर्ड आता है आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, अति दक्षता विभाग। नाम सुना है? कोमा। जब ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है तो कैंडिडेट यही होते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट मर जाता है क्या? क्या यहाँ पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है क्या? नहीं। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो अपन वहाँ हॉस्पिटल में इसका क्यों खर्चा उठा रहे होते इतना सारा? व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। आईसीयू में जो कैंडिडेट होता है वो जिंदा होता है। यहाँ पर इसके पास आँख भी होती है और कान भी होते हैं। इसके घर वाले इसके सामने चीख रहे चिल्ला रहे होते हैं, खड़ा हो जा बेटा, बहुत सारी बातें करते हैं, तेरे को ये दिलाएंगे, तेरे को नहीं सुनता है। क्या उसके कान नहीं है? क्या है, लेकिन उसका क्या काम नहीं कर रहा है? मस्तिष्क। क्या काम नहीं कर रहा है? मस्तिष्क। तो कॉर्पोरो क्वालिटी जेमिना देखने व सुनने संबंधित क्रियाओं पर क्या करता है? नियंत्रण। एक भाग होता है पश्चिम मस्तिष्क, और इस पश्चिम मस्तिष्क के भी कितने भाग होते हैं? दो। एक होता है सेरिबलम। यहाँ देखो कंफ्यूज होने वाली बात है, फिर समझा रहा हूँ। सेरिबलम, सेरिबलम को बोलते हैं अनुमस्तिष्क, और ये किसका भाग है? पश्चिम मस्तिष्क का। जबकि सेरिब्रम, जिसको प्रेमस्तिष्क बोलते हैं, ये किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का। सेरिब्रल पेंडेकल, ये किसका भाग है? मध्य मस्तिष्क का। ये जो सेरिबलम होता है, सेरिबलम को बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। और इस सेरिबलम का काम होता है शरीर का संतुलन बनाना। शरीर का क्या बनाता है? ये संतुलन बनाता है। तो इस अनुमस्तिष्क का या सेरिबलम का कार्य क्या होगा? शरीर का संतुलन बनाना। या मैं इसको दूसरी भाषा में बोल सकता हूँ कि ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। ऐच्छिक क्रिया बोल दो, पेशियां बोल दो। ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण, ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण। सर ये कैसे? अभी अपना मन किया, ये पेन उठाया यहाँ से और यहाँ पर एक गोला बना दिया। अगर ये गोला ही बनाया तो ये हमारी इच्छा के अनुसार है। हमारी जो मांसपेशियां हैं, हाथ में जो पेशियां हैं, ये इसी हमारे हिसाब से चल रही है, इसीलिए इनको बोलते हैं ऐच्छिक। ऐच्छिक पेशियां तब तक नियंत्रण में रहती है, तब तक हमारे शरीर का संतुलन बना रहता है। अभी जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे शरीर का संतुलन है इसमें। सर खड़े हो तो संतुलन तो बनेगा ही। अगर मान लो मुझे चक्कर आने लग जाए, शरीर में कमजोरी हो जाए, तो क्या मेरे हाथ पैरों की संख्या कम होगी, या फिर शरीर में हड्डियों की संख्या कम होगी, या फिर मांसपेशियों की संख्या कम होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब हमारे शरीर में कोई कमजोरी या और कोई बीमारी से ग्रसित अपन हो जाते हैं और हमें चक्कर आने लगता है, सीधी भाषा में कहूँ तो हम जब शरीर का संतुलन नहीं बना पाते, उस घटना को अपनी भाषा में अपन कहते हैं कि साहब चक्कर आ रहे हैं। दिक्कत क्या होती है? सेरिबलम ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि शरीर का संतुलन कौन बना रहा है? सेरिबलम।
अगर शरीर का संतुलन नहीं बन रहा है तो दिक्कत में कौन है? सेरिबेलम। तो सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाता है। अपन बाइक चला लेते हैं, कार ड्राइव कर लेते हैं, एक खेल दिखाने वाला व्यक्ति रस्सी के सहारे बहुत लंबी दूरी तय कर लेता है। बैलेंस संतुलन, जो कि कहाँ से बनता है? सेरिबेलम से। कहाँ से बनता है? सेरिबेलम से। अगर कोई व्यक्ति है जो ठीक से एक जगह खड़ा नहीं रह पा रहा है, बार बार कभी हिल रहा है, कभी हाथ हिल रहा है, कभी पैर हिल रहा है, कभी खुद हिल रहा है, यानी उसका क्या नहीं है? सेरिबेलम ठीक से काम नहीं कर रहा है और उसका संतुलन नहीं है, अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पा रहा। उसका कौन सा पार्ट कमजोर है? सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करें तो ये शरीर की अनैच्छिक, यहाँ पर अपन ने पढ़ा है ऐच्छिक पेशियां, यहाँ पर मैं बात करता हूँ अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। शरीर की जो अनैच्छिक क्रिया होती है उन पर कौन नियंत्रण करता है? मेडुला। साहब ये अनैच्छिक क्रिया क्या होती है? ऐच्छिक का मतलब इच्छा से, अनैच्छिक का मतलब इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के बिना। अभी अपन पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक से अपने को छींक आ जाए, क्या हमारी इच्छा से आई है? क्या नहीं। तो कौन सी क्रिया होगी? वो अनैच्छिक। और ये जो अनैच्छिक क्रिया होती है, इन अनैच्छिक क्रियाओं पर कौन नियंत्रण करेगा? मेडुला। जैसे मान लो भी अचानक से उल्टी आ जाए, सर मैं बहुत खिलाड़ी आदमी हूँ, मैं एक तिनका डाल के नाक में और मैं छींक सकता हूँ, अभी एक अंगुली गले में डाल के उल्टी भी कर सकता हूँ। मान लीजिए आपको अगर पहले से ये सब चीज़ें आ रही है तो रोक सकते हो क्या आप तिनके से? नहीं, अनैच्छिक क्रिया है। और समझो हमारे शरीर में हृदय होता है, हृदय की धड़कन होती है 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है। इसकी धड़कने की जो धड़कन है, स्पीड है, वो कम ज़्यादा हो जाती है। क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो क्या? नहीं। कौन सी क्रिया है? अनैच्छिक। कौन नियंत्रण करेगा? मेडुला। शरीर के अंदर ब्लड होता है, ब्लड गति करता है, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब। जो रुधिर दाब होता है क्या हमारी इच्छा से चलता है? क्या हमारी इच्छा से घटता बढ़ता है? क्या नहीं। कौन सी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया। कौन नियंत्रण करेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है? मस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग है? पश्च भाग। कौन सा भाग है? पश्च भाग। और बात करते हैं पल्स रेट, जिसे बोलते हैं नाड़ी धड़कन, वो भी अपने हिसाब से चलती है? क्या नहीं। कौन नियंत्रण करेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा। तो शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर कौन नियंत्रण कर रहा है? मेडुला ऑब्लांगेटा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रण करता है? 4 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिब्रल, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब कंफ्यूज हो आप, सेरिब्रम, सेरिब्रल और सेरिब्रम, ए बी सी तीनों ऑप्शन में यही दे दिए। अब आप कहीं ना कहीं एक पर मार्क लगाओगे, अरे सही बात है ना, लेकिन आंसर वहां पर राइट क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? मेडुला। अगर उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन मेडुला का होता तो अपन उस पर राइट लगाते और हमारा आंसर सही होता। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो अपने को ऑप्शन चुनना है इनमें से कोई नहीं। कई बार होता है ऐसा। आगे पढ़ते हैं इसको डिटेल से। देखो अपन ने मस्तिष्क पढ़ा, मस्तिष्क का वजन पढ़ा 1350 ग्राम होता है। अध्ययन कहलाता है फेनोलॉजी। भाग होते हैं 3 और झिल्लियों की संख्या भी कितनी होती है? 3। मस्तिष्क के बाहर की ओर आवरण होता है, आवरण हड्डियों का बना होता है और हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। और आवरण का नाम क्रेनियम। क्रेनियम को क्या बोलते हैं अपन? कपाल बोलते हैं। बात करें मस्तिष्क में तो एक रोग होता है जिसका नाम है अल्जाइमर। रोग का नाम क्या है? अल्जाइमर। ये जो अल्जाइमर है ये एक रोग है। क्वेश्चन अपने से सीधा सा पूछ लिया जाता है अल्जाइमर क्या है? अल्जाइमर क्या है? तो अल्जाइमर क्या है? एक रोग।
अल्जाइमर रोग का संबंध किससे है? मस्तिष्क से। अल्जाइमर रोग का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? सेरिब्रम से। कौन से भाग से है? सेरिब्रम से। ये अल्जाइमर रोग है और इसका संबंध है सेरिब्रम से। समझना, जब हमारे मस्तिष्क का सेरिब्रम भाग कमजोर हो जाता है, मस्तिष्क का सेरिब्रम भाग कमजोर हो जाता है तो हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है। हमारी याददाश्त क्या हो जाती है? कमजोर। और याददाश्त कमजोर होने को बोलते हैं भूलने का रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? भूलने का रोग। मस्तिष्क का सेरिब्रम भाग कमजोर हो जाने के कारण हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? भूलने का रोग। और इसी भूलने के रोग को क्या बोलते हैं? अल्जाइमर। वहीं पे एक रोग होता है पार्किंसन। रोग कौन सा होता है? पार्किंसन। पार्किंसन, ये जो पार्किंसन है ये भी क्या है? रोग। और ये रोग भी किसका है? मस्तिष्क का। और मस्तिष्क के किस भाग का? सेरिबेलम का। पूछा गया है क्वेश्चन। सेरिबेलम भाग जब कमजोर हो जाता है तो इसका काम क्या था? संतुलन बनाने का। अब कमजोर हो गया तो क्या नहीं बनेगा? संतुलन। तो जब मस्तिष्क का सेरिबेलम भाग कमजोर हो जाता है तो शरीर का संतुलन नहीं बन पाता। और जब शरीर का संतुलन नहीं बनता है तो उस रोग को बोलते हैं पार्किंसन। रोग को क्या बोलते हैं? पार्किंसन। शरीर के अंदर कपकपी लगी रहती है। शरीर में क्या लगी रहती है? कपकपी। ऐसे आपने सुना होगा किसी के मुंह से हालड़ी बाई। अरे सुना होगा ना। वही क्या होता है? पार्किंसन। शरीर का संतुलन नहीं बनना। नहीं समझ में आया? अपन ने पढ़ा था सेरिबेलम की। सेरिबेलम का काम होता है शरीर का संतुलन बनाना। मान लो कई स्टूडेंटों को लग रहा हो कि साहब संतुलन हाथ पैरों से बनता है, सर ये कुछ समझ में नहीं आया। कई बार क्या होता है, कई व्यक्ति शराब या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन कर लेते हैं। तो नशीले पदार्थ का जब सेवन करते हैं तो क्या हाथ पैरों की संख्या कम हो जाती है क्या? नहीं। काम करना कौन बंद कर देता है? सेरिबेलम। आप जितने नशीले पदार्थ का सेवन करोगे ये उतना काम करना बंद कर देगा। आपने थोड़े से नशीले पदार्थ का सेवन किया है, ये थोड़ा कम काम करेगा। आपने और थोड़ा ज़्यादा कर लिया नशा, ये और थोड़ा कम काम करेगा। आपने भयंकर नशा कर लिया, ये काम करना बंद कर देगा। फिर उसके बाद आपको पता भी नहीं रहेगा आप कहाँ हो। समझ रहे हो ना? तो शरीर का जो संतुलन बनाता है, क्या शराब पीने के बाद, नशीले पदार्थ सेवन करने के बाद संतुलन बनता है क्या? नहीं। कौन काम नहीं करता है? सेरिबेलम। और इसी को क्या बोलते हैं? पार्किंसन। शरीर में क्या लगी रहती है? कपकपी। एक रोग और होता है, मस्तिष्क से संबंधित रोग है और उस रोग का नाम है मेनिंजाइटिस। रोग का नाम क्या है? मेनिंजाइटिस। कुछ सुना सुना सा लग रहा है क्या? इससे पहले अपन ने पढ़ी थी झिल्लियां। क्या पढ़ी थी? झिल्लियां। और झिल्लियों का नाम पढ़ा था अपन ने मेनिंजेस। क्या पढ़ा था भाई? मेनिंजेस। मेनिंजेस झिल्लियों का नाम है, लेकिन मेनिंजाइटिस क्या है? रोग। मेनिंजाइटिस क्या है? रोग। तो मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? मस्तिष्क से। मस्तिष्क में कहां से? मस्तिष्क की झिल्लियों से। और इन झिल्लियों की संख्या कितनी होती है? 3। सम्मिलित रूप से इनको क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। और ये जो मेनिंजेस है, इन मेनिंजेस झिल्लियों के अंदर रोग कौन सा होता है? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस रोग में क्या होता है कि झिल्लियों में सूजन आ जाती है, संक्रमण के कारण आ जाती है। रोग का नाम क्या है? मेनिंजाइटिस। याद रह जाएगा। मस्तिष्क से इससे बाहर कोई आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक टॉपिक आपके आता है जिसका नाम है कंकाल तंत्र। जिसका नाम क्या है? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र। देखो कंकाल होता क्या है। मान लो कोई एक स्टूडेंट है, एक छात्र है, तो वो केवल अकेला है, उसको छात्र स्टूडेंट कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब बहुत सारे छात्र एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं क्लास। उसको क्या बोलते हैं? क्लास। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, अकेला सड़क पे घूम रहा है, अकेला व्यक्ति है। अगर बहुत सारे व्यक्ति सड़क पे एक साथ चल रहे होते हैं तो अपन उसको बोलते हैं समूह। बहुत ज़्यादा व्यक्ति एक साथ चल रहे हैं तो अपन उसको बोल देते हैं कि रैली है, एक समूह है। वैसे ही कंकाल की बात करें तो कंकाल बना होता है हड्डियों का।
कंकाल किसका बना होता है? हड्डियों का। और जब बहुत सारी हड्डियां एक साथ जुड़ जाती है, एक साथ होती हैं, तब उसको बोलते हैं कंकाल। तब उसको क्या बोलते हैं? कंकाल। यानी बहुत सारी हड्डियां जब इकट्ठी होती हैं तब क्या कहलाता है? कंकाल। या मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो हड्डियों से बना हुआ ढांचा या बहुत सारी हड्डियां एक साथ मिलकर कंकाल तंत्र बनाती है। यानी कंकाल में होता क्या है? हड्डियां। समझ में आ रहा है? हड्डी है, एक हड्डी है, बहुत सारी हड्डी एक साथ है, तो क्या है? कंकाल है। बात करें इस कंकाल की तो कंकाल में होती है हड्डियां। कंकाल में क्या होती है? हड्डियां। और हड्डियों की बात करें तो हड्डी में पाई जाती है पानी की मात्रा 5%। कितने प्रतिशत पाई जाती है? 5%। मैंने जब मस्तिष्क पढ़ाया था तब बताया था कि मस्तिष्क के अंदर पानी की मात्रा होती है, और पानी की मात्रा मस्तिष्क में कितनी बताई थी मैंने? 95%। जबकि दांत और हड्डियों में कितनी होती है? 5%। शरीर में सबसे कम पानी की मात्रा दांत और हड्डियों में, जबकि सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा शरीर में कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में 95% और हड्डियों में कितनी होती है? 5%। बात करें हड्डियों की तो हड्डियां बनी होती है कैल्शियम से। हड्डियां किससे बनी होती है? कैल्शियम से। और कैल्शियम के अलावा इसमें होती है फास्फोरस। कैल्शियम के अलावा इसमें क्या होती है? फास्फोरस। तो हड्डियों का जो निर्माण होता है ये निर्माण होता है कैल्शियम और फास्फोरस से। कैल्शियम और फास्फोरस। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, नॉर्मल पूछे हड्डी में पानी की मात्रा 5%। हड्डियां किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस से। और ज्यादा पूछ ले कैल्शियम कितना प्रतिशत होता है? कैल्शियम होता है 92%। कितना प्रतिशत होता है? 92%। और डिटेल से पूछ ले फास्फोरस कितना परसेंट होता है? 8%। कितना प्रतिशत होता है? 8%। बात करें हड्डियों की, हड्डियों का अपन कर रहे हैं अध्ययन। क्या कर रहे हैं? अध्ययन। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। बहुत दिक्कत करते हैं भाई, ये अंग्रेजी वर्ड है, जब तक 2-4 बार इनको पढ़ नहीं लोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ऑस्टियोलॉजी, यहां पर मैं लिखता हूं ऑस्टियो। ऑस्टियो का मतलब यहां पर होता है हड्डी। ऑस्टियो का मतलब क्या है? हड्डी। जैसे मैंने बताया फ्रेनोलॉजी, फ्रेनो का मतलब होता है मस्तिष्क। अपन अपनी भाषा में अंग्रेजी में बोलते हैं बोन, BONE, बोन यानी क्या होती है? हड्डी। लेकिन यहाँ पर साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? हड्डी। और यहाँ पर मैंने क्या लगा रखा है? लॉजी। और लॉजी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? अध्ययन। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी, हड्डी का अध्ययन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रेनो का मतलब होता है मस्तिष्क। फ्रेनोलॉजी किसका अध्ययन हो जाएगा? मस्तिष्क का अध्ययन। तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी। ये जो हड्डियां होती है, इन हड्डियों के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन जो पाई जाती है, एक पाई जाती है कोलेजन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कोलेजन। और इसी में दूसरी प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है इलास्टिन। कौन सी प्रोटीन होती है? इलास्टिन। तो हड्डियों के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन? कोलेजन प्रोटीन और इलास्टिन प्रोटीन। कितनी प्रोटीन पाई जाती है? 2 प्रोटीन पाई जाती है। अपन पढ़ रहे हैं कंकाल तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं? कंकाल तंत्र। किससे बना होता है? हड्डियों से। पानी की मात्रा 5%। किस किस से मिलकर? कैल्शियम और फास्फोरस से। अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। कौन कौन सी प्रोटीन होती है? कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन होती है। कंकाल की बात करें तो कंकाल को 2 भागों में बांटा गया है। कंकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक तो होता है बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल को बोलते हैं एक्सो यानी बाह्य, स्केलेटल सिस्टम। और एक होता है आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल का मतलब देखो क्या होता है? बाह्य कंकाल का मतलब है बाहर से जो दिख जाए वो कौन सा कंकाल? बाहरी कंकाल। और जो बाहर से ना दिखे वो कौन सा कंकाल है? आंतरिक यानी अंदर का कंकाल।
बाह्य कंकाल की बात करें तो पक्षी होते हैं, पक्षी, पक्षियों में होते हैं पंख, पंख को फिन्स भी बोलते हैं। मछली होती है, मछली खूब खाई होगी मछली, तो मछली में होते हैं सल्क, मछली में क्या होते हैं, सल्क। लेकिन एक होती है कैट फिश, मछली का नाम है कैट फिश। ये जो कैट फिश होती है, कैट फिश में सल्क नहीं होते, कैट फिश में सल्क नहीं होते, बाकी सभी फिश में होते हैं, लेकिन कैट फिश में सल्क नहीं होते। वहीं पर एक होता है कछुआ, देखा है कछुआ, ये जो कछुआ होता है, इस कछुए में होता है कवच, और ये कवच बना होता है कैल्शियम का, सुना है बहुत कठोर होता है। और कैल्शियम के अलावा इसमें होती है कार्बोनेट, कैल्शियम के अलावा क्या होती है इसमें, कार्बोनेट। पशु देखें, पशु गाय भैंस, पशु के अंदर होते हैं खुर, खुर के अलावा होते हैं सींग, खुर, सींग, बाल, ये किसके बने होते हैं, क्रेटिन प्रोटीन के। लेकिन ये किस कंकाल में आएंगे, बाह्य कंकाल में। सर हमारे अंदर क्या होता है, तो बात करते हैं मानव की, मानव के अंदर होते हैं नाखून, क्या होते हैं, नाखून, और क्या होते हैं, बाल। कौन से कंकाल में आएंगे,